लोकसभा के स्पीकर के पद का चुनाव हो गया है। हालांकि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच असहमति और मतभेद का केंद्र बिंदु भी बनकर उभरा है। दरअसल के सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया था, वहीं ओम बिरला को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि विपक्ष ने भी ध्वनि मत से इस प्रपोजल को पास करने में कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए वोटिंग की नौबत नहीं आई और ध्वनि मत से ओम बिरला एक बार फिर से 18वीं लोकसभा में दूसरी बार स्पीकर बन गए। इससे पहले वो 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे और देश के चौथे ऐसे नेता हो गए जो लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। आज सुबह 11 बजे दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी हुई, उसका प्रस्ताव किया गया और उसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर नियुक्त कर दिया गया। यानी एक जो हर्डल था एनडीए सरकार में और विपक्ष के बीच जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में कहीं न कहीं एनडीए जीतता हुआ नजर आया। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में आज विरोध प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। मामला था आपातकाल लागू होने का। आज 26 जून को आपातकाल लागू किया गया था। इसको लेकर के जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सारे भाषण खत्म हुए, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपनी बातों में इसका जिक्र किया। उसके बाद एनडीए के तमाम सांसद मकर द्वार पर आकर के बाहर उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर के इस बात के नारेबाजी की, विरोध किया कि किस तरीके से 26 जून 1975 को पूरे देश को जेल में बंद कर दिया था, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था, तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी थी, प्रेस पे पाबंदियां लगा दी थी। इस तरह की नारेबाजी वो करते रहे। उनका बार बार ये कहना था कि जो लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने संविधान के साथ कैसा छेड़छाड़ किया था और कैसे आपातकाल लागू करके सब कुछ एक तरीके से पाबंदी लगा दी थी, सब कुछ बंद कर दिया था। तो कौन है संविधान का भक्षक और कौन है रक्षक, ये आज जनता को बताने की कोशिश है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया, जहां पर वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं तिहाड़ जेल में ही सीबीआई उनसे 2 दिनों तक पूछताछ की और कल उन्हें रात को हिरासत में लेकर आज सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर आधिकारिक तौर पर उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है। तो वहीं विरोध अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से किया गया कि यह गिरफ्तारी अवैध है। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई के वकील की तरफ से यह दावा किया गया कि हमारे पास ऐसे सबूत और साक्ष्य मौजूद हैं कि शराब नीति घोटाला अरविंद केजरीवाल के इशारे पर बनाई गई थी और ऐसे में कई ऐसे गवाह मौजूद हैं जो उनके बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि सैकड़ों करोड़ों का यह कथित घोटाला हुआ है, ऐसा सीबीआई का दावा है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान के बाद अब सरकार ने उन सभी विषयों पर काम करना शुरू कर दिया है जो हार के प्रमुख कारण थे। पहली बैठक में नौकरियों की भर्ती के आदेश के बाद अब पेपर लीक मामले में आजीवन कारावास का ऑर्डिनेंस और 1 करोड़ के मुआवजे का प्रस्ताव भी लाया गया है। साथ ही सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर किया गया है। योगी सरकार में पुरानी पेंशन की मांग लंबे समय से चल रही थी। योगी सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर अहम प्रस्ताव पास किया है। वो सभी अधिकारी और कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 के विज्ञापन के तहत हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल पाएगा। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का प्रस्ताव पास किया गया है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत भी किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान के बाद अब बीजेपी ये चाहती है कि आने वाले समय में उसे इस तरह का कोई भी नुकसान न हो, लिहाजा ताबड़तोड़ फैसले भी लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करने के बाद अब उपचुनाव में भी सीटों की मांग करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में लोकदल 2 सीटों की मांग की तैयारी में है। ये सीटें मुजफ्फरनगर की मीरपुर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री पद और अब उपचुनाव में भी बीजेपी पर सीट की दावेदारी को लेकर दबाव बनाने की तैयारी में है। लेकिन अंदर खाने की चर्चा है कि बीजेपी उपचुनाव में लोकदल को कोई सीट नहीं देना चाहती। लोकदल का दावा है कि गठबंधन का फायदा बीजेपी को पश्चिमी यूपी में हुआ है। फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर के दोनों दलों में अभी कोई बात नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र से बम्पर जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं।
और कांग्रेस ने अब 2024 अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में केंद्रीय नेताओं के साथ महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की बैठक कल दिल्ली में मंगलवार को हुई। इस बैठक में वर्षा गायकवाड़, पृथ्वीराज चौहान, बालासाहब थोराट, सुनील केदार, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता वहां पर मौजूद थे। बैठक में केंद्रीय नेताओं ने बताया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में होकर ही चुनाव वहां पर लड़ेगी और जल्द ही कांग्रेस पार्टी तीनों पार्टियों को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, जिससे वहां पर सीटों का बंटवारा आसानी से किया जाएगा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शहीद के परिवार को दी जाने वाली राशि पति या पत्नी या फिर उसके माता पिता को अब बराबर हिस्सों में बांटकर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार, चाहे सेना की बात की जाए या अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस बल या फिर जो सुरक्षा कर्मी हैं, उसके शहीद के परिवार को अगर शहादत होती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देती है। लेकिन अब तक ये सहायता राशि अगर जो शहीद है उसकी पत्नी को दी जाती थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अब तक इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं कि ये राशि पत्नी को जब दी जाती थी शहीद की तो वो उनके परिवार के माता पिता में बड़ी कठिनाई होती थी इस राशि तक पहुंचने में, और इस तरह के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब यही तय किया गया है कि 50% हिस्सा जो शहीद है उनकी पत्नी और 50% हिस्सा माता पिता को भी अब उस राशि का दिया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। स्पीकर पद के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में करीबन 20 मिनट तक बात हुई। ममता बनर्जी ने जिस तरह से स्पीकर पद को लेकर के सुरेश का नाम आया था उसको लेकर नाराजगी जता रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से बात होने के बाद ये साफ कर दिया है कि टीएमसी के सभी सांसद इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार के सुरेश है उनको अपने वोट करेंगे। वोटिंग को लेकर जिस तरह से एनडीए के तरफ से ओम बिरला को खड़ा किया गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम आया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी देखी जा रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी से बात होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में 20 मिनट बात होने से अब यह साफ हो गया है कि जो इंडिया गठबंधन के लिए टीएमसी के सारे सांसद अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो साफ तौर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही पहले इसकी पहल की थी और उन्होंने जिस तरह से इंडिया का नाम दिया और चुनाव के बाद इस बार स्पीकर पद में फिर से एक बार टीएमसी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ी हो चुकी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। नीट परीक्षा का पूरा मामला सीबीआई के हाथों में है और परत दर परत जांच भी हो रही है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब नीट का पेपर बॉक्स 6 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। आपको यहाँ बताएं कि जिस तरीके से सीबीआई पड़ताल कर रही है उसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई के रडार पर एनटीए प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी के अलावा मुख्य तकनीकी अधिकारी अमरनाथ मिश्र और वरिष्ठ परीक्षा निदेशक साधना पराशर समेत 10 अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न आउटसोर्स कंपनियों के अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। सीबीआई के रडार पर जोशी के अलावा कई अधिकारी जो हैं वो हैं। इनके साथ ही परीक्षा परिणाम व छात्रों के डाटा सुरक्षित रखने वाले और परीक्षा अधीक्षकों को प्रश्न पत्र के सेट खोलने की जानकारी देने वाले अधिकारी देवव्रत, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा और प्रश्न पत्र को शहर व जिलों के बैंकों के स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी सीबीआई के निगाह में है। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, जांच के घेरे में अधिकारी तो है ही, मामला ये भी सामने आ रहा है कि कुछ परीक्षार्थी जो है जो परीक्षा में बैठे थे वो दरअसल परीक्षार्थी थे ही नहीं, एडमिट कार्ड किसी और के नाम पर था और परीक्षा देने कोई और आया हुआ था। उनको भी अब जांचा जा रहा है, यानी अभी और बहुत से महत्वपूर्ण खुलासे होने बाकी। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अतिक्रमण हटाओ का फैसला कर लिया है और सबसे पहले इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर से की। आज मानसरोवर इलाके में है, एक हफ्ते में दूसरी बार यहाँ पर सरकारी बुलडोजर गरजते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस व्यस्ततम सड़क को 200 फीट तक करना है। हालांकि एक आपको चौंकाने वाली बात बताता हूँ, यहाँ पर ये बीच का सड़क निकाला है, यानी कि लेफ्ट और राइट में जो सड़क है उसके बीच में एक सड़क बनाई गई है और यहाँ से बसों के जाने की व्यवस्था थी। आज चूंकि अतिक्रमण तोड़ो की कार्रवाई हो रही है, इसलिए यहाँ से चल रही है। यहाँ पर आपको इतनी बड़ी रोड है
बसों के जाने की व्यवस्था थी, खाली बस चलती थी, लेकिन बस भी नहीं जाती है क्योंकि लोग सड़क के लेफ्ट या राइट में ही इंतजार करते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये रोड खाली पड़ी रहती थी। इन लोगों का कहना है कि 200 फीट मकान, दुकानें जो करीब 30-40 साल से यहाँ पर है, उसको तोड़ने की बजाय इसी रोड का डिवाइडर से आधा कर दिया जाता तो शायद रोड भी चौड़ी हो जाती और लोगों को फिलहाल परेशानी नहीं होती। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। सभी के अंदाज झूठे ठहराते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दिलाने वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना अब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार लागू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश गया था, जिसने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की है और मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू होने वाली है, जिसके तहत 90 लाख से 95 लाख महिलाओं को वहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का फायदा होगा, जिसके तहत हर महीने 1200 से 1500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में आने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त झटका लगा था। इसके बाद विधानसभा में चुनाव में ऐसा माहौल ना हो, इसके लिए ऐसे लोक लुभावन योजना अब इस बार पेश की जाने वाली है। कैमरामैन दिलीप ओबेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। पुणे में अवैध पब्स और बार के चलते राज्य सरकार मुश्किल में घिरती नजर आ रही है और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद पुणे प्रशासन ने पब्स और बारों पर त्वरित कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुणे शहर में एक के बाद एक इन पब्स और होटलों पर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। पुणे पॉर्श कांड के बाद हाल ही में पुणे के एक पब से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक एक पब के वॉशरूम में ड्रग्स का सेवन करते नजर आ रहे थे, जिससे विपक्ष काफी हमलावर था और सरकार पर काफी सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि जिस भी पब में ड्रग्स उपलब्ध कराई जा रही है उस पर कार्रवाई की जाए और अवैध पब निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाए। इस आदेश के बाद शहर में नियमों के उल्लंघन करने वाले बार, पब और होटलों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पिछले 3 महीने से पॉर्श कांड के बाद पुणे की ये पब और होटल काफी सुर्खियों में है। पॉर्श कांड के बाद पुणे की नाइट लाइफ पर काफी सवाल खड़े किए जा रहे थे। कैमरा पर्सन दिलीप ओबेरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 पुणे। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और 28 जून को सुबह अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में स्थित अमरनाथ यात्रा बेस कैंप से रवाना होगा और जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये आप श्रद्धालुओं को देखिए कि श्रद्धालु जो हैं बम बम बोले के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जो बाबा बर्फानी के दर्शनों को आए हैं। इन श्रद्धालुओं में वो श्रद्धालु हैं जो लंगर लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या देखिए तमाम श्रद्धालुओं को, हर एक श्रद्धालु के चेहरे पर बेहद ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है, बेहद ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। खुशी इस बात को लेकर है कि बाबा बर्फानी ने इन भक्तों को जो है अपने द्वार में बुलाया है। बम बम बोले के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को बना रहे हैं। आपको बता दें कि वो श्रद्धालु हैं जो 28 तारीख की सुबह जो है जम्मू से रवाना होंगे पहलगाम बारगाल के लिए। आपको बता दें 29 जून की सुबह जो है वहां से निकलेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में 2 अलग अलग मीटिंग हुई है जिसमें ये प्लान तैयार किया गया है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाकिस्तान के इस नापाक प्लान को डिकोड कर दिया है। दरअसल सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के लाहौर और बहावलपुर में 2 अलग अलग मीटिंग हुई है। एक मीटिंग हुई है लश्कर के आतंकियों के साथ और दूसरी मीटिंग हुई है जैश के आतंकियों के साथ। लश्कर आतंकी आमिर अब्दुल रहमान इस मीटिंग में शामिल था और जो जैश के आतंकियों के साथ मीटिंग हुई है उस मीटिंग में मुफ्ती अब्दुल रऊफ शामिल था। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर और आतंकी शामिल थे। अब सुरक्षा व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के चलते बेहद ज्यादा चाक चौबंद की जा रही है। इसके पीछे यही मकसद है कि पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था
पूरे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में काफी कड़ी अभी से नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जहां से भी यात्रा गुजरेगी, इन सभी रास्तों को सिक्योर किया गया है। समय में दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से अभी से चाको चौबंद रखी गई है। सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध चप्पे चप्पे पर नेशनल हाईवे से लेकर जो अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप है वहां पर रखी गई है। जमीन पर तो फोर्सेस की तैनाती है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बल तैनात चप्पे चप्पे पर है। कैमरामैन गुजरात में आज से स्कूल प्रवेश उत्सव की शुरुआत मंत्री और तंत्री दूर दराज के इलाकों में बच्चों का करवाएंगे स्कूल में दाखिला, तो वहीं आदिवासी विधायक चैतन वसावा ने शिक्षकों के अभाव में बंद स्कूलों की पोल खोली। गुजरात के दूर दराज इलाकों स्थित गाँव तक शिक्षा पहुँच सके, इस उद्देश्य के साथ हर साल की तरह इस साल मुख्यमंत्री की अगुवाई में स्कूल प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत डांग जिले से करवाई है। इसके तहत राज्य के तमाम मंत्रियों के साथ साथ अफसर भी अलग अलग इलाकों में 3 दिनों तक बच्चों का स्कूल प्रवेश कराएंगे। वहीं आप विधायक चैतन वसावा ने सरकार की इस मुहिम को खाली दिखावा बताते हुए आदिवासी इलाकों में स्कूलों का दौरा कर शिक्षक के अभाव में बंद पड़े स्कूलों की पोल खोली। हाल ही में 75,000 शिक्षकों की भर्ती की नई घोषणा की गई है। विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में करीबन 32,000 शिक्षकों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही है। कैमरामैन साहब प्रेम सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि मॉनसून अब दस्तक देने वाला है। जी हां, मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि आने वाले 2 दिनों के बाद मॉनसून की बारिश जो है वो तापमान को और भी कम करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक ईस्टर्ली विंड यानी कि बंगाल की खाड़ियों से आने वाली हवा और साथ ही साथ पश्चिम की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से ही इस तरीके का मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है और छिटपुट बूंदाबांदी कई राज्यों में हो रही है, जिससे कि पहले ही पारे में कमी आ गई है और साथ ही साथ जो हीट वेव कंडीशन कुछ राज्यों में बना हुआ था वो भी खत्म हो गया है। यानी कुल मिलाकर मौसम विभाग ने ये कहा है कि जिस तरीके से मौसम में फिलहाल बदलाव हो रहा है वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि आने वाले 2 दिनों में मॉनसून दस्तक दे देगा। फिलहाल प्री मॉनसून की ये बारिश दिखाई पड़ रही है जो कि एक्सटेंडेड है और ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस तरीके से बादलों का जमावड़ा अब राज्यों में दिखाई पड़ रहा है उससे झमाझम बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मॉनसून पहले ही अप्रोच कर चुका है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी बाकी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और बाकी राज्य भी इंतजार कर रहे हैं मॉनसून का। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी अब स्लम में स्थित दुकानों से भी टैक्स वसूलने की तैयारी में है। बीएमसी अब जल्द ही स्लम में मौजूद दुकानदारों को भी प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में लेकर आएगी। स्लम के दुकानदारों को प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में लाने से बीएमसी की आमदनी सालाना 200 करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले बीएमसी के इस कदम का राजनीतिक विरोध होने की भी पूरी आशंका है। बीएमसी ने वार्ड स्तर पर अधिकारियों को ऐसे दुकानों का सर्वे कर नोटिस देने के लिए कहा है। गौरतलब है कि मुंबई में 500 वर्ग फुट के घरों का जो है प्रॉपर्टी टैक्स वो माफ कर दिया गया है साल 2022 से, जिसकी वजह से बीएमसी की तिजोरी पर जो है 450 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है। बीएमसी अब इस नुकसान की भरपाई के लिए जो है वो स्लम के दुकानों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। गुजरात सरकार ने एंटी ड्रग्स कैंपेन किया लॉन्च। गुजरात में आए दिन विदेश से अलग अलग रास्तों से लाई जा रही ड्रग्स की खबरें अब लगभग आम हो चुकी है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन गुजरात की किसी तरह पर ड्रग्स ना पकड़ी जाती हो या फिर शहर में कोई ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार ना होता हो। ऐसे में अब गुजरात पुलिस ने एंटी ड्रग्स कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका मकसद टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप शहर से लेकर सरहद तक ड्रग्स के कारोबार और उसके सेवन तक पर पाबंदी लगाना है। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कोस्ट गार्ड, नेवी, एटीएस, मरीन पुलिस और गुजरात पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सरहद पर की जा रही चौकसी और पकड़ी जा रही ड्रग्स को लेकर उनकी सराहना की। उनकी उपलब्धि का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 4 सालों में इन तमाम एजेंसियों ने 1786 मामलों में 2607 लोगों की गिरफ्तारी की है और इन लोगों के पास से 86,605 किलो ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत 9,689 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने ये भी कहा है
सके, उन्हें जनता का भी सहयोग चाहिए ताकि वो शहर में पूरी तरह से ड्रग्स पर पाबंदी लगा सके। कैमरा प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जम्मू पहुंचा है। इस डेलीगेशन में वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य शामिल हैं। ये डेलीगेशन आज किश्तवाड़ जिले का दौरा कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान जब 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर हस्ताक्षर हुए थे, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान लगातार भारत पर यह आरोप लगाता है कि जितना पानी उसके हिस्से को मिलना चाहिए उतना पानी पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के तमाम आरोप जो हैं हर बार निराधार ही दिखाई देते हैं। दरअसल झेलम और चिनाब दरिया का पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, जो रावी सतलुज ब्यास का पानी है वो भारत को मिलना चाहिए। और जितना पानी संधि के तहत आपस में समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, किश्तवाड़।